वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक आप सारे के सारे लेक्चर देखिए जो आपको यहाँ पर मिला करते हैं। ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है, तो ये होगा काव्य शास्त्र पर आधारित। इकाई 3 जो है काव्य शास्त्र की, इसे यूजीसी नेट में साहित्य शास्त्र भी कहा गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। साहित्य शास्त्र और इकाई शास्त्र, काव्य शास्त्र में कोई अंतर नहीं है। तो इससे पहले भी हमने बहुत से लेक्चर आपको दिए थे। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। व्हाट्सएप इत्यादि से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो। पीडीएफ जो मिलेगी आपको इस लेक्चर की, वो आपको मिलेगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, और जो पेड मेंबर है उन्हें उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे जो पेड मेंबरशिप नहीं ली है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्वेरी करनी है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है स्क्रीन में, जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्वेरी कर सकते हो। जो मेंबरशिप लेते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसमें आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ विद ऑफिशियल आंसर की, और डेली आपको स्टडी मैटर वहाँ पर सेंड किया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर कर अपनी स्टडी को और भी अच्छी कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। काव्य शास्त्र इकाई 3, इसे हम देखेंगे। नेट यूजीसी नेट में ये सिलेबस लगा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आज का देखिए मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। सुविचार हमारा: जीवन में चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं घटे, अच्छा व्यवहार कभी ना छोड़ें, विजय सत्य की ही होती है। ठीक है। तो इन पंक्तियों से आप समझ रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, इसमें हमें कितनी भी बुरी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, कैसे भी बुरे दिन हमारे क्यों ना हो, हमें अच्छा व्यवहार करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक एक कहानी आपको यहाँ पर रिलेट करके करवा देता हूँ। एक बार एक नदी के किनारे एक साधु रहा करता था। ठीक है, उसके साथ वहां पर उसके शिष्य भी रहते थे। और जब भी साधु सुबह उठ के स्नान करने के लिए जाता, तो रास्ते में एक बिच्छू होता था, वो उसे डंक मारता हमेशा। और साधु उसे डेली वहां से उठाता और सुरक्षित स्थान पर रख देता, ताकि वो किसी के पैर पैर के नीचे आके दब ना जाए। तो उसके शिष्य उसे इसी तरह निरंतर कार्य करते हुए देखते हैं कि डेली गुरुजी इस बिच्छू को उठाकर साइड में रखते हैं, और ये बिच्छू डेली उन्हें डंक मारते रहता है, और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ये बिच्छू। तो एक दिन शिष्यों ने पूछ लिया अपने गुरुजी से कि गुरुजी, ये आप क्या करते हो? डेली आपको ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आप फिर भी इसे सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप इसे साइड छोड़ क्यों नहीं देते हैं इसको? क्यों उठाने की क्या आवश्यकता है जब ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है? तो फिर वो गुरुजी कहते हैं, देखिए बच्चों, जो इसका कर्म क्या है? इसका कर्म है डंक मारना, और मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ठीक है। इसी तरह से अगर आप भी अच्छे कार्य करते रहेंगे, आपकी स्थिति चाहे अच्छी ना हो, परंतु जब स्थिति अच्छी ना हो तो उस स्थिति के साथ निपटना मुश्किल होता है, परंतु अगर आप अपना कर्म तन मन धन से करते रहोगे, तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है। कहा भी गया है, सत्य का साथ दोगे तो आपकी विजय जरूर होगी, अच्छा ईमानदारी से कार्य करोगे तो आपकी जीत जरूर होगी। तो यही आज के मोटिवेशनल कोट का अर्थ निकलता है। तो जो आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इकाई 3 का, जो साहित्य शास्त्र नाम से हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई है। इसमें देखिए, काव्य लक्षण के बारे में पूछा गया है, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और सिद्धांत कौन से हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये सारे हैं मुख्य मुख्य संप्रदाय। इनका आपने याद रखना है, यहाँ से पूछा जाएगा आपको प्रश्न। ठीक है। वैसे पूरा सिलेबस तो हमने नहीं कवर किया है, आपके समक्ष में एमसीक्यू बेस्ड ये चीजें लेक्चर लाता हूँ। अगर आगे जो हम तैयारी करेंगे ना 2025 के लिए जो आएगा, उसमें हम मतलब आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो आपके लिए ये बैच भी बिठाऊंगा मैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। आपसे ये पूछा जाता है कि काव्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्लेटो के द्वारा। अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विवेचन और विरेचन सिद्धांत ये किसके हैं? अरस्तु के। और काव्य भाषा सिद्धांत किसका है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। कल्पना और फैंटेसी ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉलरिज के द्वारा। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत
और परंपरा की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई थी? टी.एस. इलियट के द्वारा। दी तो औरों ने भी थी, परंतु जो मुख्य थे वो ये थे। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद। हाँ, इतना यहाँ तक ही है ये याद रखना आपने। किसके हैं ये? आइए रिचर्ड्स के। ये टिप पे होने चाहिए आपके। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने भी ये अच्छे से याद किए थे, ठीक है ना? ये भी आपने याद रखने हैं। फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है, किसका मानना है ये? क्या? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये किसने माना? तो ये माना था भट्ट लोलट के द्वारा। किसके द्वारा? भट्ट लोलट के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त, ये जो अपने भरत मुनि थे, उनका जो रस निष्पत्ति सिद्धांत था उसके ये व्याख्याता माने जाते हैं। ये भी आपने याद रखने हैं, ये चारों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो वो किए हैं आप इनके द्वारा 27। ठीक है, 27। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता। तो 2 यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? ये लिरिकल बैलेड्स। पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये 1978 का नहीं है लिरिकल बैलेड्स, ये गलत दे दिया है इन्होंने। 1878 का होगा ये। 1878, इसमें आपने करेक्शन करनी है। ये किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? अगर आप हमारे लेक्चर देखते हो ना, वहां पर मैंने आपको ये चीजें बताई हुई है। तो विकल्प में देखिए आप भी अपना उत्तर लगा सकते हो। उत्तर ये नहीं देखना आपने, सीधे उत्तर यहाँ विकल्प देखने हैं। प्लेटो, अरस्तु, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, इलियट और रिचर्ड्स, क्रोची और मैथ्यू अर्नाल्ड। तो किन दो कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया है यहाँ पर? तो ये किया गया है प्लेटो नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। इन दो कवियों की कविताओं को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं, ये एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को लिखा था 1878 में। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज पाश्चात्य काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है पाश्चात्य काव्य जगत में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे क्लिष्टव दोष, क्लिष्ट दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अप्रितत्व दोष। इसमें जो व्याख्या की गई है आगे, ये भी हमने देखना है। तो इसमें जो सही उपयुक्त कथन होगा तो वो कौन सा होगा? तो ये केवल ए, सी, ई, ये 3 कथन हम देख लेते हैं। ए में क्या है? ए में है क्लिष्टत्व दोष। वेद नखता ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात, ये इसमें होगा क्लिष्टत्व दोष। और सी में क्या है? दुष्क्रमत्व दोष। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लगायो। और ई में क्या है? अप्रीतत्व दोष। हियतल बसी दुख देत हैं यह तेरे अनुभाव। तो इस प्रकार से ये 3 कथन यहाँ पर सही होंगे काव्य दोष से संबंधित। काव्य दोष मुख्यतः कितने माने जाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये उत्तर आता ही होगा।
अगला देखिए, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है कौन कौन से दिए गए विकल्प में से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होंगे तो वो होगा केवल ए बी सी ई। ए बी सी ये तीन होंगे। ए बी सी में क्या क्या है? रीति शब्द को प्रथम प्रयोग, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था, बिल्कुल सही है। बी में क्या है? दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दंडी ने रीति के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग किया है? मार्ग शब्द का। सी में क्या है? आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है। आचार्य रुद्रट ने रीति को क्या बताया है? शब्द संघटना। तो इस प्रकार से ए बी सी यहाँ पर सही होगा। केवल ए जो विकल्प ए वाला है ये सही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 2। इसमें क्या पूछा गया है? 2 नहीं है ये। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करिए। मैंने बताया था ना, कल्पना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉलरिज के द्वारा। इस पे विचार करना है कि कौन कौन से यहाँ पर सही होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा विकल्प 2, केवल ए बी सी। ए बी सी में क्या क्या है? कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है। कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना है? ईश्वरीय शक्ति, जिसका गुण है सृजन। बी में क्या है? कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं। कॉलरिज कल्पना के कितने भेद मानते हैं? 2 भेद। कौन कौन से हैं वो? एक होगा मुख्य कल्पना, दूसरा होगा गौण कल्पना। ये जो एक एक फैक्ट है ना, एक एक प्रश्न का निर्माण करेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आपने इनको देखना है। फिर सी में क्या है? मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक और कलाकार की विशेषता है। तो इस प्रकार से ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विकल्प तो यहाँ आप चयनित कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए और सूची 2। सूची ए में क्या दिया है? ग्रंथ का नाम। सूची बी में समय। तो समय और ये मिलाना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा विकल्प 3 वाला। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। मिला लेते हैं। ए का 4 कहाँ होगा? काव्य प्रकाश जो रचना है ये हो जाएगी आपकी 11वीं शताब्दी की रचना। जो चंद्रालोक है ये कब की रचना हो जाएगी? 13वीं शताब्दी की रचना। कुबलयानंद ये कब की रचना होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 17वीं शताब्दी की रचना। और साहित्य दर्पण ये कब की रचना हो जाएगी? 14वीं शताब्दी की रचना हो जाएगी ये। इस प्रकार से समय भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। लास्ट में आपके लिए रिवीजन हेतु एक नोट टाइप का लाया हूँ, आपको ने इसको याद करना है। वहां से आपको जो ये लेक्चर है ना, कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको इस लेक्चर से आपकी नेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आज कह रहा हूँ, आपको परीक्षा के इसमें लगेगा कि यार सच में सर ने कहा था कि ये लेक्चर कितना महत्वपूर्ण था, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। अगला देखिए, यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर क्या है? सूची एक में रचनाकार दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं, तो इनका हमने मिलान करना है। तो अगर हम यहाँ पर मिलान करते हैं, जैसे प्लेटो है, इनकी रचना कौन सी है? बिम्सार डब्ल्यू कॉलेज है, इनकी रचना कौन सी है? और फ्रैंक रेमंड लेविस है, इनकी रचना कौन सी है? तो अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर सही विकल्प होता है। जैसे प्लेटो की रचना कौन सी होगी? तो प्लेटो की रचना है इयॉन। बिम्सात डब्ल्यू के इनकी रचना कौन सी होगी? लिरिकल क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री, ये है इनकी रचना। और कॉलरिज की रचना कौन सी होगी? लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फिर है फ्रैंक रेमिड लेविस, इनकी रचना कौन सी होगी? तो इनकी रचना होगी द ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 है विकल्प ए में ही, ये सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपने। अगला है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? कौन सा वो आचार्य है? विकल्प में है भामह, वामन, कुंतक, भोजराज। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, भोजराज के द्वारा ये माना गया है। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है।
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा जाएगा आपसे कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये आचार्य बामन होंगे। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। पूछा जा सकता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया, तो ये किया था आपका आचार्य बामन के द्वारा। इनके अनुसार क्या, ये इंपॉर्टेंट कथन है ये, विशिष्ट पद रचना रीति, ये कथन भी पूछा जाता है किसका होगा, आचार्य बामन का। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये होगा कि आचार्य बामन ने रीति के कितने भेद किए हैं, तो आचार्य बामन ने रीति के किए हैं 3 भेद। कितने? 3 भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला होगा वैदर्भी, दूसरा है गौड़ी, तीसरा है पांचाली। तो ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं, तो बताना था कि अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो विकल्प में है जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था, तो सही कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 3। अस्तित्ववाद की विशेषताएं 1 और 3 कैसे, देखते हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, हाँ, अस्तित्ववाद क्या करता है, जीवन को निरर्थक मानता है, तो ये तो इसकी सही है, विशेषता होगी ही होगी। फिर 3 में क्या है, मृत्यु बोध, जब ये जीवन को निरर्थक मानता है तो मृत्यु बोध इसके लिए महत्वपूर्ण होगा ना, तो ये भी सार्थक है। फिर है जीवन की सार्थकता का बोध, नहीं, जब ये अस्तित्ववाद जीवन की सार्थकता को मानता ही नहीं तो ये कैसी चीजें सही होंगी, तो ये गलत होगा। परंपरा के प्रति आस्था, जब ये जीवन को ही कुछ नहीं मानता तो परंपरा कैसे मानेगा, तो 2 और 4 यहाँ पर असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा, मैंने बताया था ना परंपरा किसका सिद्धांत है, टॉमस स्टर्न्स इलियट। टी एस इलियट, टी फॉर टॉमस, एस फॉर स्टर्न्स, इलियट तो इलियट होगा, टी एस इलियट फुल नाम है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है कि इलियट का पूरा नाम क्या था, तो ये था इनका टॉमस स्टर्न्स इलियट। तो इनके अनुसार परंपरा क्या क्या है, संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। इलियट के अनुसार जीवित परंपरा के जो परंपरा है ये जीवित संस्कृति का एक अंश है। टीलिए की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी हैं, द सेक्रेड वुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, होमेज टू जॉन ड्राइडन, selected essays, most important, the use of poetry and the use of criticism, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 प्रमुख रचनाएं यहाँ पर इनकी दी हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आगामी परीक्षा हेतु। विकल्प में है अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जॉन पॉल सार्त्र। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। जो एजरा पाउंड है ये अस्तित्ववादी नहीं है, क्यों नहीं है अस्तित्ववादी, ये है आपका बिंबवादी, क्या है, बिंबवादी है, इसलिए अस्तित्ववादी नहीं होगा। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जियां पॉल सार्त्र, ये तीनों ही होंगे अस्तित्ववादी, ये आपको याद रखना है, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना ये याद रखने हैं आपने। तो जो एजरा पाउंड है ये अस्तित्ववादी नहीं है, ये हैं आपके बिंबवादी, ये क्या है, बिंबवादी है, ये पूछा जाता है ये भी प्रश्न। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं एजरा पाउंड, एबीसी ऑफ रीडिंग, इस ग्रंथ के रचनाकार होंगे ये एजरा पाउंड। जो अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जॉन पॉल सार्त्र ये अस्तित्ववादी थे। और ये भी यहाँ से आप याद रखिएगा कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन स्वीकार किए जाते हैं, तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं सोरेन किरकेगार्ड। कौन, सोरेन किरकेगार्ड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा है, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक, एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम एम्सन। तो जो पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री ये लिखी गई थी क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा, क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा, सी सही विकल्प है यहाँ।
तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, इसे भी देख लेते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो क्लिंथ ब्रुक्स है इन्हें विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। द ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री क्या है? ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 में लिखी गई पुस्तक के लेखक होंगे एलन टेट। एलन टेट द्वारा लिखी है। सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी, सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम एम्पसन। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक होंगे टिलियड। तो ये भी रखने आपने याद, क्योंकि एक एक प्रश्न का निर्माण होगा यहां से। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इसमें पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में दिया गया है और दूसरा है कारण के रूप में। तो देख लेते हैं। अभिकथन है, वीर कर्म के अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना से होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या सही विकल्प होगा? तो वो होगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या है। देख लेते हैं फिर से। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही। कारण क्या है? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना से होती है, ये भी सही है। इसलिए जो आर है ये ए की व्याख्या है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष चार ग्रंथ दिए गए हैं। पहला है काव्यादर्श, दूसरा है औचित्य विचार चर्चा, तीसरा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और चौथा है अभिनव भारती। तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा? जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो जो सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले आएगा आपका काव्यादर्श, ये सही है। दूसरे नंबर पे आएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तीसरे नंबर पे आएगा आपका अभिनव भारती और सबसे अंत में आएगी आपकी औचित्य विचार चर्चा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनका वास्तविक समय क्या है और किसके द्वारा ये लिखे गए हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर बात की जाए कि काव्यादर्श नामक रचना किसकी होगी, तो ये होगी आचार्य दंडी की। फिर पूछा जाएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की। अगर ये पूछा जाए कि अभिनव भारती किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की। अगर ये पूछ लिया औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र की। तो ये रखने तथ्य याद आपने। फिर समय की बात की जाए कि जो काव्यालंकार काव्यादर्श है किसकी रचना है? दंडी की रचना है। समय क्या है इसका? 6ठी से 7वीं शती। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो ग्रंथ है वामन का, इसका समय क्या होगा? 8वीं शती। अभिनव भारती अभिनव गुप्त द्वारा रचित रचना है, इसका समय क्या होगा? 10वीं शताब्दी। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है, कभी लिखी गई थी? 11वीं शती में लिखी गई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? यहाँ पर दो ऐसे ग्रंथ हैं जो रस से संबंधित होंगे, तो वो बताने हैं कि कौन कौन से हैं। विकल्प में है दश रूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण और काव्यालंकार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। ए और 3। ए में कौन है? एक तो होगी दश रूपक और एक होगी साहित्य दर्पण। ये दोनों ही रचनाएं आपके रस से संबंधित होंगी। जो काव्यादर्श और काव्यालंकार है ये अलंकारों से संबंधित रचना है, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए काव्यादर्श होगी दंडी की, काव्यालंकार होगी भामा की। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं आगे। दश रूपक और साहित्य दर्पण दो ग्रंथ प्रमुख रूप से रस से संबंधित माने जाते हैं। दश रूपक किसकी रचना हो जाएगी? दश रूपक तो ये हो जाएगी धनंजय की, धनंजय की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाए साहित्य दर्पण पुस्तक ये किसके द्वारा रचित है? विश्वनाथ के द्वारा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिए।
अगला प्रश्न है शब्दार्थ योर्थावत्स भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है। ये काफी लंबा कथन है, आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। किसका कथन होगा? विकल्प में है कुंतक, राजशेखर, भोजराज या विश्वनाथ। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा राजशेखर। राजशेखर जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। तो यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, ये भी आप याद रखिए। जैसे राजशेखर की पंक्ति कौन सी है, कुंतक की पंक्ति कौन सी है, भोजराज की पंक्ति कौन सी है और विश्वनाथ की पंक्ति कौन सी है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। और जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो बीबीआई है। बीबीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है हर एक परीक्षा में। तो ये जो दो तो आपको याद होनी ही चाहिए, बाकी चार अगर याद करोगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न जो प्रश्नों का स्तर है ये बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो विकल्प में है दीपक, रोमांच, उल्लेख या वैदर्भी। तो अगर हम सही विकल्प का यहाँ पर चयन करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास एक और तीन। एक और तीन में क्या क्या दिया गया है? देखिए, एक में है दीपक और तीन में है उल्लेख। ये जो अलंकारों के अंतर्गत आते हैं एक और तीन, दीपक और उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार कैसा है? जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां होता है दीपक अलंकार। क्या है देखिए फिर से, जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां पर होगा कैसा अलंकार? दीपक अलंकार। उदाहरण देखिए, संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासही बेगी नीति अस सुनी। ये पंक्ति होगी इसका उदाहरण। उल्लेख अलंकार कैसा है? जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। क्या? जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तो वहां पर उल्लेख अलंकार होगा। उदाहरण देखिए यहाँ पर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखही भूप महा रणधीरा, मनोही वीर रस धरे शरीरा। तो ये पंक्ति होगी उल्लेख अलंकार की। फिर जो रोमांच और वैदर्भी है ना, ये क्या है? रोमांच ये है सात्विक अनुभाव। वैदर्भी क्या है? अभी पीछे देखा था ना हमने, तो ये रीति रीति का एक भाग था, ठीक है। रोमांच, रोमांच क्या है? सात्विक अनुभाव है ये रोमांच, सात्विक अनुभाव। और इसके कितने प्रकार माने जाते हैं? 8 प्रकार। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार माने जाते हैं। आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद माने हैं, जो मैंने बताया अभी, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। तो ये भी रखिए याद। जो वैदर्भी रीति होती है ये क्या होती है? माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, जो वैदर्भी रीति होती है ये माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, सूची ए के साथ सूची 2 को मिलाना है। सूची ए में है यहाँ पर रचनाकार का नाम दिया गया और सूची बी में है रचना दी हुई। तो देखिए, अगर हम मिलान करते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी होगी, भट्ट नायक की कौन सी होगी, विश्वनाथ की कौन सी होगी और अभिनव गुप्त की कौन सी होगी। तो जो राजशेखर की रचना है तो ये हो जाएगी आपकी काव्य मीमांसा। ए का 4, ए का 4 कहाँ है? यही उत्तर होगा। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, डी का 2 होगा। भट्ट नायक की रचना कौन सी होगी? हरिदय दर्पण। विश्वनाथ की रचना कौन सी होगी? साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्त की रचना कौन सी होगी? अभिनव भारती। तो ये रखिए आप याद, अलग अलग से यहाँ पर एक एक प्रश्न का निर्माण हो सकता है परीक्षा में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। तो जो आचार्य भोजराज थे उनकी पुस्तक का नाम बताना है दिए गए विकल्पों में से। अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक या फिर श्रृंगार प्रकाश। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा कि जो श्रृंगार प्रकाश है ये आचार्य भोजराज की पुस्तक होगी। भोजराज की पुस्तक का नाम है श्रृंगार प्रकाश। इनका एक अन्य ग्रंथ भी है, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये दोनों ही रचनाएं इनकी मानी जाती है। इनका समय पूछा जाएगा कब का है, तो 11वीं शती का समय इनका माना जाता है। जन्म स्थान क्या है, मालवा, मध्य प्रदेश। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। अभिनव भारती, ये जो पुस्तक है ना, ये अभिनव भारती की है, आचार्य अभिनव देव की। ये गुप्त भी कहते हैं, देव भी कहते हैं। और ये जो नाट्य वेद विवृत्ति की विवृत्ति की भी वर्णन की गई है। अन्य नाम है नाट्य वेद विवृत्ति इस पुस्तक का। जो रचना है व्यक्ति विवेक, ये किसके द्वारा रचित है, महिम भट्ट के द्वारा रचित है ये व्यक्ति विवेक। और राजानक ये भी कहा जाता है इन्हें। इनका समय क्या है, 11वीं शती का, 11वीं शती का पूर्वार्ध। जन्म स्थान है इनका कश्मीर। काव्य कौतुक, ये भट्टतौत की रचना होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नामक रचना लिखी थी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। सबसे पहले आएगी रिपब्लिक, ठीक है, ये तो सही है, प्लेटो की रचना है। दूसरे नंबर पे आएगी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये रिचर्ड्स की रचना होगी। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न। और सबसे अंत में आएगी माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, चौथी है। तो यहाँ पर इसकी जैसे रचनाकार कौन है और समय है ये भी बताया, ये भी देख लेते हैं। अगर पूछा जाए रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की, मैंने आपको ऊपर बताया था ना। और प्रकाशन वर्ष कब का है, 380 ईस्वी पूर्व का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये किसकी रचना है, आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है। ये कब लिखी गई थी, कब लाई थी सामने, 1929 में। एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न ये किसकी रचना हो जाएगी, थॉमस स्टन्स इलियट, टी.एस. इलियट, 1936। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये किसकी रचना होगी, लियोनल ट्रिलिंग, 1972। तो ये सारे तथ्य रखिए याद, अलग से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। विकल्प में है वॉल्टेयर, हीरोदोतम, बिको या कांट। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, वॉल्टेयर। इतिहास दर्शन मूलतः संबंधित विचारक हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का पूरा नाम था फ्रांसिस मैरी एरोयेथ। ये वॉल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म कहाँ का है, पेरिस का। कब हुआ जन्म, 21 नवंबर सन 1694। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य कथा और काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी। बंदी विधाई परंपरा का इन्होंने विरोध किया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉलेज का ग्रंथ नहीं है। कॉलेज का ग्रंथ कौन सा नहीं है, विकल्प में है द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए और डी। ए और डी ये दोनों सही विकल्प होंगे। ए में है द टेबल टॉक, दूसरा है एलिजाबेथन एसेज। जो इनकी रचना होगी तो वो है लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। ठीक है, तो ये रखिए आप याद, अलग से अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ किसका है? टी.एस. एलियट का। अगर बात की जाए द टेबल टॉक ये किसकी रचना हो जाएगी? कॉलरिज की। ये भी एक प्रश्न का निर्माण कर रहा है यहाँ से, ठीक है। द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ भी है। हाँ, मैंने यहाँ से आपको गलत बता दिया। द टेबल टॉक एलिजाबेथन एसेज ये दोनों ही कॉलरिज की रचना नहीं होंगी, नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो द टेबल टॉक ये विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज की अन्य रचना देखिए यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे कि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑन इन इंक्वायरी स्पिरिट, द फ्रेंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एड्स टू रिफ्लेक्शन। तो ये होंगे अलग से तथ्य, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, इनका हम देख लेते हैं। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। आर है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो जो सही होगा तो वो होगा आपका विकल्प सी। ए सही है, आर सही नहीं है। ए क्या है? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, बिल्कुल सही। क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, साध्य नहीं है, ये साधन होगा, इसलिए सही आपका ये नहीं होगा करण, जो कारण आर है। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर अगली 27वीं। निम्नलिखित में से कथन इष्टा विधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचमलंकृत कृति किसकी उक्ति होगी? ये भामह, दंडी, उद्भट या फिर बामन। आपको एक और लेक्चर मिलेगा आज ही, ठीक है ना? आज तो नहीं, कल दे दूंगा एक और लेक्चर इस पे ही, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काव्य शास्त्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, जो ये प्रस्तुत पंक्ति है ये भामह की होगी। किसकी है? भामह की। भामा ने काव्यालंकार नामक रचना में लिखी थी। और ये कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 6 परिच्छेदों में विभक्त है ये। अगला देखिए यहाँ पर भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन क्या है? जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण क्या है? क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा? तो ये होगा विकल्प ए। ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या है। ए क्या है? जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, बिल्कुल सही। और आर क्या है? क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछते कि जॉक देरिदा कहाँ के रहने वाले थे? अल्जीरिया के रहने वाले थे। अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। इनके गुरु कौन थे? फूको अल्थियूरस इनके गुरु थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पाल द मान विखंडनवाद के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध विकल्प में है कथन, कथानक, चरित्र, अभिनय या फिर गीत। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा कथानक से संबंधित है अभिज्ञान। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया है। ये शब्द यूनानी भाषा के अनगोनोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति।
अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम आपको संस्कृत आचार्य और उनके प्रमुख ग्रंथ और उनका समय भी बता देता है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। जब परीक्षा का समय होगा उस समय आपको मेरी याद आएगी कि सही कह रहे थे सर। जैसे अब यहाँ पर करवा देता हूँ, नहीं तो ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। भरत मुनि है, इनका समय कब का है? दूसरी शती का है इनका समय। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। भामह समय कब का है? छठी शती का। काव्यालंकार नामक इनका इतिहास ग्रंथ है। दंडी समय कब का है? 8वीं शती का। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? काव्यदर्श। आचार्य उद्भट इनका समय कब का है? इनका समय होगा 8वीं शती का। काव्यालंकार सार संग्रह इनकी पुस्तक है। वामन इनका समय 8वीं शती का है। काव्यालंकार सूत्र इनकी रचना होगी। रुद्रट इनका समय 9वीं शती का है। काव्यालंकार नामक ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। काव्यालंकार भामह के द्वारा भी रचित है। आनंदवर्धन इनका समय 9वीं शती का है। ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ हो जाएगा। राजशेखर इनका समय होगा 10वीं शती का और काव्य मीमांसा इनकी पुस्तक है। भट्ट तौत इनकी रचना कौन सी है? 10वीं शताब्दी। काव्य कौतुंब इनकी रचना होगी। अभिनव गुप्त इनका समय भी 10वीं शताब्दी का है। तंत्रालोक नामक इनकी पुस्तक होगी। कुंतक इनका समय 10वीं शती का है। वक्रोक्ति जीवितम इनकी पुस्तक है। धनंजय 10वीं शती के हैं। दशरूपक इनका ग्रंथ होगा। महीभट्ट इनका समय 11वीं शती का है और ये व्यक्ति विवेक ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। फिर है भोजराज, इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका समय 11वीं शती का है। ग्रंथ होंगे इनके 2, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। क्षेमेंद्र इनका समय है 11वीं शती का है। कवि कंठाभरण ये इनकी रचना है। मम्मट इनका समय 11वीं शती का है। काव्य प्रकाश इनकी रचना होगी। रुय्यक इनका समय 12वीं शती का है। काव्यालंकार इनकी पुस्तक होगी। शोभाकार मित्र इनका समय है 12वीं शती का। 12वीं शती का अलंकार है, अलंकार रत्नाकर। भागवत प्रथम इनका समय 12वीं शताब्दी का है। भागवतालंकार इनकी रचना है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के हैं और काव्यानुशासन इनकी रचना हो जाएगी। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती के हैं। नाट्य दर्पण इनके द्वारा रचित है। शारदा तनय 13वीं शती के हैं और भाव प्रकाशन इनके द्वारा रचित है। और जयदेव इनकी रचना चंद्रालोक है, समय 13वीं शती है। विश्वनाथ इनका समय 14वीं शताब्दी है। साहित्य दर्पण इनकी पुस्तक होगी। विद्यालंकार 14वीं शती का है। एकावली इनकी रचना है। और जो विद्यानाथ है ये 14वीं शताब्दी के हैं। विद्यानाथ और प्रतापरुद्र यशोभूषण इनके द्वारा रचित होगी। भानुदत्त 14वीं शताब्दी और रचना है रसमंजरी और रसतरंगिणी। फिर रूप गोस्वामी इनका समय 16वीं शताब्दी का होगा। उज्जवल नीलमणि इनकी पुस्तक होगी। शेखर केशव मिश्र इनका समय 16वीं शती का है। अलंकार शेखर इनकी पुस्तक है। अपय दीक्षित 16वीं शती के हैं और वृत्ति वर्तिक इनकी रचना है। पंडित राजशेखर इनका समय 17वीं शती का है और रस गंगाधर इनकी पुस्तक होगी। विश्वेश्वर पंडित 18वीं शती के हैं और समय इनका और इनकी जो समय क्या है 18वीं शती का है। पुस्तक कौन सी इनकी? अलंकार कौस्तुभ इनकी पुस्तक होगी। विश्वेश्वर पंडित समय 18वीं शती और अलंकार कौस्तुभ इनकी पुस्तक है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आज का ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा उसको भी आपने पूरा का पूरा देखना है। बाकी देखिए फिर से आपको जोर देकर कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वहां पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ इत्यादि समय पे सेंड करता रहता हूं। अगर आप पेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ोगे तो वहां पर आपको डेली लेक्चर मिलते हैं और डेली वहां पर आपको स्टडी मैटर मिलता है विद ऑफिशियल आंसर की। तो 1 टाइम मेंबरशिप है वहां पर, अगर एक बार लेते हैं तो आपको लगातार वहां पर लेक्चर मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने। वीडियो के अंत तक बने रहे आप, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी पढ़े और उन्नति करें। हिंदी पढ़ने वाले कमजोर ना समझे अपने आप को, ठीक है। जब हम हिंदी पढ़ेंगे तभी हमारा देश उन्नति करेगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत